हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और यह है एक कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जिसका नाम है क्वांटम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप इस कोर्स को पूरी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। और ये मैं वीडियो की तरह नहीं बना रहा हूँ सिंपली राम वर्मा पर, मैं ये कोर्स की तरह डाल रहा हूँ। तो इसका नाम होगा कोर्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और इसका जो मैं बेस रखूँगा वो नहीं रखूँगा जो यूजुअली जनरल लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग कहते हैं। मैं इसको रखूँगा क्वांटम कॉन्शियसनेस के साथ। क्वांटम का मीनिंग यहाँ पर यह है कि हर चीज़ हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे समझ लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले बेसिकली आप चाहते क्या हैं ये सोचिए। आप क्या चाहते हैं? व्हाट यू वांट। उसे चाहो तो लिख लो, व्हाट यू वांट। आप कहते हैं कि मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे कार चाहिए, ठीक है ना, मुझे पीपल चाहिए, लोग चाहिए, या आपको कोई और चाहिए कि भाई किसी पर्टिकुलर कंट्री में आपको जाना है, ठीक है ना, कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी चाहिए आपको, और उसको आपको अट्रैक्ट करना है। पहले इस वर्ड को गलत मान लीजिए कि यू आर अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स। पहले इस शब्द को गलत कर लीजिएगा। अगर आप ये कहते हैं मैं इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इस सेंटेंस को आज बदल दो या फिर लगता है आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट दीज थिंग्स। इसे आज से काट दो, ठीक है ना। रादर इसको एक नए तरीके से सोचो। आज एक नई सोच बनाते हैं, और वो नई थिंकिंग ये है, न्यू थिंकिंग, कि फ्रॉम टुडे there will be effortless attraction of each other for each other। अगर आप किसी आदमी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वो नहीं होना चाहता, तो ये तो फिर आप लॉ यूनिवर्स का गलत लगा रहे हो ना। तो आज से ये थॉट है कि मैं एक अट्रैक्शन को पैदा करना चाहता हूँ, मैं, और वो भी बगैर प्रयास के। मैं एक अट्रैक्शन को पैदा करना चाहता हूँ। मैं, ये ए है, ये एक बी है, इसके बीच में मैं एक पुलिंग फोर्स अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, यानी कि एक स्विच ऑन करना चाहता हूँ। और वो स्विच बेसिकली एक ऊर्जा दे, एक करंट दे कि हम एक, या चुंबक दे कि हम एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएं। अभी क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और भाई बी ना, तू मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जा, और बी को पता भी नहीं, ठीक है ना। तो बी को कैसे पता चलेगा? अगर ये मान लेते ये बी कार है, तो इसे कैसे पता चलेगा? इसे कैसे पता चलेगा कि कोई मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? और यहीं पर गेम शुरू होता है। गेम बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरा है। एक एक चीज़ को समझिएगा। मान लेते हैं आप किसी चीज़ के लिए अट्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं अपने और उस चीज़ के बीच में, कि मानो वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है और तुम उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। जब यह फोर्स लगेगी तो तेज़ी से चीज़ शुरू होंगी। वह भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है और तुम भी अट्रैक्ट कर रहे हो, तो बड़ी तेज़ी से रिश्ता बनता है। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझिए कि आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं, पहला वही वर्ड ले लेते हैं, चूँकि वही आदत पड़ रही है।
तो कोई भी चीज़ जो बनी है वो मटेरियल कहता है, उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है ना। और मैटर सारे के सारे रूल पुरानी फिजिक्स के मानता है। अगर मैं इस चीज़ को कहीं फेंकूं तो क्या स्पीड से कितनी दूरी तक गिरेगी, कितना डिस्टेंस होगा, ये सब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ न्यूटन की फिजिक्स से। लेकिन न्यूटन की फिजिक्स के परे न्यूटन की फिजिक्स को झुटलाते हुए एक और नई फिजिक्स आई है जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो मैं आज पुरानी फिजिक्स की नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स की बात करूंगा। तो मैं और आप फिजिकल बॉडी भी दिखाई देते हैं, और मैं और आप कई बार फिजिकल बॉडी होते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, उसे शमशान में ले जाता है। फिजिकल बॉडी तो वो फिर भी है क्योंकि उसके अंदर से क्वांटम बॉडी निकल गई है। तो हमें क्वांटम के ऊपर बात करनी है। तो जितने भी मैटर बने हैं, चाहे वो कार है, चाहे वो मकान है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे ये पेन है, चाहे ये घड़ी है, चाहे ये कपड़ा है, जो भी मैटर इस दुनिया में बना है वह नंबर एक प्रकृति ने नहीं बनाया, वह प्रकृति ने नहीं बनाया, वो बेसिकली हमने क्रिएटर ने बनाया है। प्रकृति ने उसका सिर्फ रॉ मटेरियल दिया। ध्यान से सुनना, इन दोनों में फ़र्क है। रॉ मटेरियल, रॉ मैटर हमें मिला है, और एक क्रिएटर आया, उसका नाम XYZ था, उसने इसको बना दिया। तो प्रकृति क्या है? प्रे मीन्स पहले, प्रे मीन्स प्री, और कृति, कृति को मानते हैं ना आप, क्रिएशन। तो हर चीज़ क्रिएशन। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन जो बन गया है इसकी कीमत आ गई 2, 4, 6, 10, 50 रुपये है ना। लेकिन यह इससे पहले क्या था? रॉ मटेरियल पड़ा था। इसमें जो ब्लैक कलर था वो कहीं पड़ा था, इसके अंदर जो प्लास्टिक थी वो कहीं पड़ी थी, इसके ऊपर रबर लग रही है वो कहीं पड़ा था, इसके अंदर एक चुंबक भी है जो यहाँ चिपक जाती है, तो वो कहीं और पड़ी थी। चुंबक के मटेरियल भी हो सकता है कि कहीं और पड़ा हो, उसमें जो कोई मटेरियल हो, एलिमेंट हो, और ये सब चीज़ें यूनिवर्स में पड़ी थी। तो क्या थी ये? जब ये कृति से पहले क्या थी? ये प्रकृति थी। और फिर एक क्रिएटर आया, उसने एक दिमाग लगाया कि मुझे एक पेन बनाना है, समझने की कोशिश करो। और अचानक इस क्रिएटर ने कुछ एफर्ट करने शुरू करे, और इसके एफर्ट सफल होते चले गए, और पेन मेरे हाथ में आ गया, और मैंने इसको खरीद भी लिया। तो सांख्य दर्शन में ये कहते हैं, सांख्य दर्शन में ये कहते हैं कि एक प्रकृति है और एक क्रिएटर है। क्रिएटर को यहाँ पर पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब मेल नहीं होता। जो भी क्रिएट करने की, जो भी एक आइडिया को क्रिएट करता है, जो भी अपने अंदर के ब्रह्मा को जगाता है, उसे हम क्रिएटर कहते हैं, ये पुरुष है। तो प्रकृति, उसके पास सब कुछ है, वह भी चीज़ है जो आप मांग रहे हैं, उसके पास है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये क्रिएटर के पास आएगी, ये पुरुष के पास आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप महिला हैं तो नहीं आएगी। पुरुष का मतलब है जो उस प्रकृति में क्रिएटर बनकर इस रॉ मटेरियल को एक कृति में, एक क्रिएशन में बदलेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे और आप सिर्फ यही कहते जा रहे हैं आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, तो ये शब्द बनकर रह जाएंगे। और ऐसे में कई कुछ लोग कह भी देंगे कि यार मैं तो ऐसे ही क्या करता था, मैंने अट्रैक्ट कर लिया। बस उसके एक पिक्चर लग जाएगी कि भाई ये जी रणबीर सिंह ने ऐसे बोला था और आलिया भट्ट ने ऐसे बोला था, तो ऐसे काम कर जाता है, बाकी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये रूल नहीं लगेगा। रूल वह होता है जो 100 में से 90 लोगों के लिए लगे। वो रूल नहीं है कि 100 में से या 1000 लोगों में से एक ट्रेनर के लिए लग गया या एक हीरो हीरोइन के लिए लगा। वो रूल नहीं है, वो एक्सेप्शन है। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, ठीक है ना, कि वो एनवायरनमेंट कौन सा था, जगह कौन सी थी। एनीवे, ये जो मैटर है, ये जो मैटर है, इसको हम कैसे अट्रैक्ट करें? हम तो उसे अट्रैक्ट करेंगे, पर वो हमें कैसे अट्रैक्ट करे, तभी तो अट्रैक्शन आएगा ना। तो मैटर को समझने की कोशिश करिएगा। मैटर बेसिकली किस चीज़ का बना है? कोई भी मटेरियल, अगर कोई भी चीज़ बनी है वो मॉलिक्यूल का बना है, मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु कहते हैं। आप पता नहीं ये जानते नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब हमने जब मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू किया तो मॉलिक्यूल तक भी यही फिजिक्स लग रही थी। जब मॉलिक्यूल के और परे गए तो पता चला कि वहाँ एटम है, और थोड़ा थोड़ा ये फिजिक्स बदलने लगी। इसे हम परमाणु कहते हैं, एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब। तो इसका मतलब है कि मैटर कुछ और नहीं है, सूक्ष्म पार्ट में, एटम में। अगर इस मैटर को तोड़ा जाए और तोड़ा जाए और तोड़ा जाए तो एटम बन के रहेगा।
तो हम सब एटम के बने हुए हैं। अब इस एटम के पीछे और अंदर तक गए तो सडनली हमें पता चला कि इस एटम के अंदर सब एटम है। सब एटम में क्या क्या है? यूजुअली इलेक्ट्रॉन है। और हमें बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन पुरानी फिजिक्स की तरह ही काम करते हैं कि ये एटम है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे यहाँ पर इसका सेंटर है और इस सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे कहीं घूम रहा है। ठीक है ना? इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को अब तक पढ़ा था। ये पुरानी फिजिक्स पढ़ाई गई थी। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन जैसे ही हमने क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करना शुरू किया और एक क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाना या देखना शुरू किया तो एक चीज़ बड़ी ही चौंकाने वाली निकली। और वो चौंकाने वाली निकली कि एटम तक तो ठीक था, एटम तक तो ठीक है, लेकिन एटम के अंदर जब झांका गया तो एटम कुछ ऐसा था, ये एटम है और कई एटम बनकर एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं और कई मॉलिक्यूल बनकर मैटर बन जाता है। इज दैट राइट? तो जो एटम है वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल जो एटम है ये खाली है। तो पाया गया कि वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, वह तो खाली है। लेकिन वहाँ पर जो एटम के अंदर है वहाँ पर एक एनर्जी फील्ड है, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे यहाँ पर इस कमरे में अगर सब सामान हटा दिया जाए तो हवा है, ठीक है ना? या फिर अगर हम खिड़की खोलें तो रोशनी आ गई है, लेकिन रोशनी के पार्टिकल नहीं है कि मैं अगर जाऊं तो रोशनी का पार्टिकल यहाँ लगा जाके नहीं, वह एकमात्र वेव है। तो इसके अंदर क्या पाया गया? इसके अंदर हमेशा एक वेव पाई गई। ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की तरह था। आप यूँ समझिए कि ये पूरी तरह से एक तरह से फील्ड था पूरा, ठीक है ना? इसके अंदर कोई वो नहीं था, एटम फील्ड था एक, ठीक है ना? तो हम ये तो चौंक गए कि यार यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ तो एनर्जी है, यह तो वेव है। और इसमें हमेशा दो चीज़ें होती हैं। जब भी वेव होगी, कोई भी अगर वेव होगी उसमें दो चीज़ें होंगी, एक उसमें इंफॉर्मेशन होगी और एक उसमें फ्रीक्वेंसी होगी। वेव एंड इंफॉर्मेशन एंड फ्रीक्वेंसी, ये क्या होगा मैं बताता हूँ। वो इस तरह से है कि कभी आपने वो देखा है जिसको हार्ट अटैक पड़ जाता है किसी आदमी को, तो वहाँ ईसीजी किया जाता है। ईसीजी का जैसे ही आता है ग्राफ तो ऐसे आता है। कैसे आता है ईसीजी का ग्राफ? ये लाइन है तो ऐसा ऊपर जाता है, 2 बार आता है, फिर नीचे आता है, 2 बार जाता है, ऊपर आता है, 2 बार। तो ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी चल रही, ये ऊपर गया, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना? इस वेव में एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक ये है, एक ये है। ब्रदर 1 2 यहाँ तक मिलकर एक हुई है। यहाँ से शुरू करें, यहाँ तक एक फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि ये आदमी ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें? ये ठीक है, लेकिन इसकी अगर फ्रीक्वेंसी बदल दिया, ये हो जाए, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि भाई ये आदमी सीरियस है क्योंकि हार्ट ठीक नहीं चल रहा। और गलती से भगवान ना करे किसी की सीधी लाइन आ जाए तो हम कहेंगे इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, हाँ है, कि आदमी ये नहीं है। इज दैट राइट? तो इसका मतलब है कि हर एटम के अंदर एक इन्फॉर्मेशन है और फ्रीक्वेंसी है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं अब तक यहाँ तक लेता हूँ। तो जो भी वर्ल्ड है पूरा, वर्ल्ड में चाहे वो रॉ मटेरियल है आपके पास और चाहे वो आपका फिनिश प्रोडक्ट है या वो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, वो सारे मैटर में अवेलेबल है। और वो मैटर बेसिकली लास्ट में एटम का बना है और उस एटम के अंदर खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है। और उस एम्प्टी स्पेस में सिर्फ एक एनर्जी फील्ड है और उसमें दो चीज़ें हैं, एक उसमें एक फ्रीक्वेंसी है और एक फ्रीक्वेंसी का मतलब है और इसमें एक इंफॉर्मेशन है। इज दैट राइट? लेकिन अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, वो ये थी कि जैसे ही इस एटम के अंदर, जिसके अंदर वेव थी, वो वेव थी इस तरह से, ठीक है ना? कोई जगह खाली नहीं थी, वो पूरा भरा हुआ है। जैसे हवा भर जाती है एक कमरे में, जैसे एक कमरे के अंदर खिड़की खोल दो तो वो ऐसे नहीं है कि वो एक एक लाइन में दिखाई देगी। धूप फैल चुकी है तो फैली हुई समझिए। तो इस एटम के अंदर अचानक देखा कि जहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहीं इलेक्ट्रॉन बन जाता है। मान लेते हैं मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बन गया। मैंने अपनी यहाँ से निगाह हटाई और मैंने यहाँ रखी
तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। मैंने यहाँ से निगाह हटाई, मैंने यहाँ किया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो यानी कि जहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूँगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन अपनी अवेलेबिलिटी या अपनी विजिबिलिटी शो कर देगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मेरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैं इस वेव में से एक इलेक्ट्रॉन को पैदा कर लेता हूं जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूं। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हो? तो अगर आप 12वीं क्लास में पढ़े हैं या अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे या आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो उसे फिजिक्स की किताब में पूछना कि ये क्या है, डबल स्लिट यंग्स एक्सपेरिमेंट। मैंने लिखा यंग्स डबल स्लिट। ये यंग जो है ये एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के। इन्होंने क्या किया कि डबल एक तरह से स्लिट लिया, उनके अंदर छेद कर दिया और यहाँ एक स्क्रीन रख दी और यहाँ से इस एनर्जी को, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इस एनर्जी को गन से शूट किया गया इस छेद से, और इस छेद पर लाकर इस स्क्रीन पर देखा गया कि वहाँ पर ये क्या आएगा। तो इस एनर्जी को जैसे ही शूट किया गया तो पाया गया कि यहाँ पर वेव बन रही है। क्या बन रही है? वेव। यानी कि ये मात्र एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये कोई ख़ास बात नहीं थी, ये तो हमें पहले से ही पता था। ख़ास बात ये हुई फ्रेंड्स कि इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए उन्होंने यहाँ एक कैमरा लगा दिया। ये कैमरा लगा दिया, ठीक है ना। और जैसे ही ये कैमरा लगा तो अचानक इस वेव ने, यानी कि इस एनर्जी ने, जो एनर्जी थी, अचानक इसने अपना रूप बदल लिया और अब ये वेव नहीं थी। अचानक ये क्या बनी पता है? अचानक ये पार्टिकल बन गया। अगर हम कैमरे को हटा लेते थे तो ये वेव हो जाती थी और जैसे ही कैमरा इसे देख रहा होता तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाता था। अब कभी आपने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है? एक चीज़ दो रूपों में कैसे आ सकती है? एक चीज़ दो रूपों में कैसे आ सकती है? और इसे कहा गया ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसे क्या कहा? दृष्टा प्रभाव। कि बेसिकली इस दृष्टा के अंदर पावर है। बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा फिजिक्स में, ऐसा नहीं लिख सकते वो। यहाँ से अब इंटरप्रिटेशन शुरू होगी आपके फ़ायदे के लिए कि ये दृष्टा के पास पावर है कि वो जहाँ चाहे इस एनर्जी को मटेरियल में बदल ले। और मटेरियल क्या है? घर, मकान, कपड़े लत्ते, कागज़, नोट, सोना, चांदी और पैसे। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर के ऊपर है कि वो इसे वेव रखना चाहता है या इसमें से कुछ क्रिएट करना चाहता है। एनर्जी अनलिमिटेड है इस यूनिवर्स में। अब आपके ऊपर है कि इस एनर्जी को जो कहती हूँ छोड़कर जाना चाहते हो इस दुनिया से, या फिर बहाने बनाना चाहते हो। पिताजी ने मुझे पैसा नहीं दिया, भाई ने बहुत मारा, पढ़ाया नहीं, टीचर ने, अंग्रेजी आते नहीं, तो भैया मत करो। ऑब्जर्वर इफेक्ट में तो इसने ये नहीं कहा था ये अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए या इसका नाम रामलाल श्यामलाल हो। नहीं, कोई भी नाम है, कोई भी भाषा जानता हो ना जानता हो, जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा इमीडिएटली यह एनर्जी अपने स्वरूप को पार्टिकल में बदलने के लिए तैयार है। क्या आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे लिखेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरी जाति धर्म क्या है, मैं किस ख़ानदान से आया हूँ, ठीक है ना, मुझे अंग्रेज़ी आती है या नहीं आती है। सवाल यह है कि क्या मैं अपने दृष्टा प्रभाव से ऊर्जा को किसी भी मटेरियल में बदलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन बदले, जो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो इसका एटम बन जाएगा, एटम से क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा, मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? मैटर बन जाएगा। और यही मैटर ही तो चाहिए आपको। अभी लोग, दुनिया आपसे कह रही है आई एम अट्रैक्टिंग ए कार, आई एम अट्रैक्टिंग ए कार। कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी ना। अगर आपको कार अट्रैक्ट करनी है तो आप एनर्जी को ऑब्जर्व करिए ना। अब ये, इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। और दूसरी बात, इसे एक चीज़ और भी कहा गया, कोलैप्सिंग द एनर्जी, कोलैप्स द एनर्जी, यानी कि एनर्जी को आपने पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया, हटा दिया वहाँ से, और उसकी जगह क्या बना दिया? जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी।
तो आप एनर्जी को कोलैप्स करें, और ये इसे कौन कर रहा था? जिसके पास दृष्टा प्रभाव था। यानी कि ये यहाँ पर प्रकृति थी और यहाँ पर ये पुरुष था। तो इसका मतलब है प्रकृति अपने स्वरूप को बदलने को तैयार है, बशर्ते कि आप पुरुष बन जाएं, क्रिएटर बन जाएं। इज दैट राइट? यहाँ पर दूसरी बात भी आई, उसे भी ले लेते हैं। दूसरी बात ये आई कि भाई ये जो एटम है, इसके अंदर जो एनर्जी है, और वो जो हमने कहीं दृष्टा प्रभाव से ये इलेक्ट्रॉन मैंने पैदा किया, तो इस ऊर्जा का जो ऊर्जा बाकी है और जो पार्टिकल है, इनका क्या रिश्ता है, इसका रिलेशनशिप क्या है? ठीक है ना? इसका रिश्ता एक पाया गया कि जो एटम है और ये जो पार्टिकल है, कि इसका रिश्ता ये है कि ऊर्जा जो एनर्जी है अभी इसमें, वो है 99.99999% और जो पार्टिकल है, यानी कि जो कोलैप्स्ड, यानी कि एनर्जी जो पार्टिकल है, जो तैयार है, रेडीमेड चीज़ हो गई है, वह इसका 100 में से घटाओगे तो कितना होगा? 0.00001%। यानी कि ये जो मैटर बना है वो मात्र 0.0001% है। और अभी भी क्या कितना बचा हुआ है? ये इतना बचा हुआ है। ये कितना बचा हुआ है? ये 99.99999% बचा हुआ है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि अगर आपके पास दो चॉइस हैं, तो आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहोगे? कहाँ पर अपनी दृष्टा प्रभाव लगाना चाहोगे? कहाँ पर आप अपने दृष्टा प्रभाव को, ऑब्जर्वर इफेक्ट को कहाँ पर आप लगाना चाहोगे? वेयर टू यूज इट? एक कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो किसी और ने तैयार किया, किसी और ने ऑब्जर्व करके तैयार किया, मान लेते हैं इसका नाम मोहन है, ये मोहन ने तैयार कर लिया इस यूनिवर्स में, ये इलेक्ट्रॉन तैयार कर लिया, तो ये किसका? ये मोहन का है। तो आप इस मोहन के 0.00001% पर आप अपना फोकस लगाना चाहेंगे और एनर्जी लगाना चाहेंगे इसको अट्रैक्ट करने के लिए, पाने के लिए। यह जो अभी 99.99% पड़ा है, 5 बार 9 है, यहाँ लगाना चाहेंगे, जो जिसका कोई मालिक नहीं है। ये अभी भी प्रकृति है, ये प्रकृति है अभी, ये प्रकृति नहीं है, ये अब कृति हो गई। कृति मीन्स क्रिएशन, ये क्रिएशन हो चुकी है और ये अभी भी रॉ मटेरियल है। कृति पर किसी का हक है, वो मोहन की है, वो सोहन की है, लेकिन प्रकृति पर आपका हक है, क्योंकि प्रकृति ये कहती है जो भी पुरुष बनेगा मैं उसके लिए हूं और तैयार हूं, जो तुम्हें चाहिए वो बना, मेरे पास रॉ मटेरियल है, बना लो। है ना कमाल की बात? ध्यान से सुनना। मान लेते हैं इस यूनिवर्स में मान लेते हैं आपके पास 2 कार हैं, 10 लाख रुपए हैं, एक फ्लैट है और इस एक ही मकान है, और इस यूनिवर्स में सिर्फ इतना ही है। और अब मुझे मान लेते हैं 2 कार चाहिए, मुझे 10 लाख चाहिए, एक फ्लैट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? और आपका नाम मान लेते हैं मोहन है, मैं कहूँगा हे भगवान मुझे मोहन की 2 कार, मोहन के 10 लाख, एक फ्लैट मोहन का दे दो, हे भगवान मुझे मोहन के, क्योंकि और है नहीं। ध्यान से सुनना। मान लेते हैं यही है बस, सब पहले आदमी ने ये तैयार कर लिया। अब आप ये बताइए, अगर ये आप ये कहें हे भगवान मुझे मोहन की 2 कार चाहिए, मोहन के 10 लाख चाहिए, मोहन का एक फ्लैट, मोहन की 2 कार, मोहन के, बोलते रहो। जितना तुम ज़्यादा इसे बोलोगे उतना मोहन अपनी चीज़ को पकड़ लेगा। क्यों देगा वो तुम्हें? रेजिस्टेंस नहीं आएगा क्या? क्या प्रतिरोध नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? भाई ये मैंने कोलैप्स किया एनर्जी को और तब मैंने अपने पार्टिकल को बनाया, तो ये मेरा है, मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं तुम्हें क्यों दे दूँ? ये पहली गलती कर रहे हो आप, ये पहली गलती कर रहे हो कि जो ऑलरेडी तैयार हैं चीज़ें, आप उन्हें सिर्फ कोलैप्स करने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें मिल भी गया तो मिलेगा क्या? 0.00001% का हिस्सा, इसमें से भी मान लेते हैं 0.0001% मिलेगा, तो अब ये कितना हो गया? 8 जीरो लग गई, इतना %। और इसमें भी अगर
10 लाख हुए, लोग हुए, तो आपके हिस्से में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। फिर क्या करें? आप अपना फोकस यहां लगाएं। और यहां पर फोकस लगाना ही असलियत में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पर लगाना आपका स्वार्थ है। फिर कहेंगे सर पर मैं तो कार नहीं जानता, कार तो वो मोहन के पास है। मैं ऐसा क्या करूं? मैं बताऊं क्या करो? आप ये रटना बंद कर दो कि मुझे मोहन की 2 कार, 10 लाख और एक उसका फ्लैट चाहिए। आप इस ऊर्जा पर ध्यान दो और इस ऊर्जा के ऊपर अपना फोकस लगाकर जो मैं तरीके बताऊंगा आपको, जो मेरे नहीं है वो मेरे नहीं है भाई, मैं बहुत सिंपल हूँ, तो मुझे ना तो गाली दीजिएगा और ना ही मुझे ये कहिएगा जी बहुत बढ़िया पढ़ाया, ये मेरा नहीं है, ठीक है ना। मैंने जो पढ़ा किताबों को सरस्वती देवी की कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। गाली फिर भी देनी तो दे लेना, जो जिसके पास है वही देगा। एनीवे कोई भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बढ़िया चीज़ दोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो मान लेते हैं मुझे इसी मोहन से ये चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं मोहन को ये कह दूँ कि मोहन जी मैंने एक ऐसी चीज़ सीख ली है, मैंने अपनी एक ऐसी कला सीख ली है कि मैं आपके पास 10 लाख हैं, मेरे पास नहीं है, पर आपके पास तो पिच है, आप तो छक्का मार सकते हैं, मैं इसके 50 लाख कर सकता हूँ। और मैं आपके जो परिवार के लोग हैं उनको और बढ़िया लाइफ दे सकता हूँ, उनको बढ़िया लाइफ दे सकता हूँ, उनकी सेहत बढ़िया कर सकता हूँ, कोई बीमार है तो ठीक कर सकता हूँ, आपको और ग्रोथ दे सकता हूँ, कोई आपके घर में बहुत इमरजेंसी में उसे मैं हील कर सकता हूँ। और एकदम से मोहन क्या कहेंगे? बिल्कुल कर दीजिए सर। आपकी फ़ीस क्या होगी? मैं कहूँगा सर कुछ नहीं, 10 लाख। तो वो ये कहेंगे ठीक है सर, मैं आपको पहले 2 लाख रुपए देता हूँ, मुझे आप 50 लाख वाली मेरी, चूँकि मेरे पास तो बेस बना हुआ है, मेरे पास आधार है, इसको 50 की तरफ बढ़ाइए, हर महीने 2-2 में लाख दे दूंगा। और आपके मेरे 5 महीने बाद क्या होंगे? ये 10 लाख रुपए मेरे होंगे। लेकिन मैंने मोहन को क्या दिया है? नई ऊर्जा, नई वैल्यूज़। तो याद रखिएगा ये ऊर्जा का नाम है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि आपने उस आदमी की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करी है और आपने इस पैसे को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप ये कहें मैं मोहन की लाइफ में कुछ नहीं करूँगा और उसका पैसे मेरे पास आ जाए, तो याद रखिएगा ये चोरी है, सीना चोरी है, वो नहीं देना चाहेगा। आप उसे कहते सर 50 कमा दिया, हाँ मैं इसको 5 करोड़ कर देता हूँ, मेरे पास कला है और तुम्हारे पास ऑलरेडी बेस बना हुआ है। भाई मैं तो छक्का मार ही नहीं सकता ना, तेंदुलकर मार सकता ना, तो तेंदुलकर को पिच दे दो, क्लियर है ना। कई बार लोग कहते हैं अरे तुम इतना जानते हो, तुम क्यों नहीं कमा लेते? भाई याद रखना, सचिन तेंदुलकर के 200 टेस्ट मैच खेले और उसका जो कोच था ना रमाकांत आचरेकर, उसने कोई मैच नहीं खेला था। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर यही कहता तुमने कितने मैच खेले हैं और मैं नहीं लेता तुमसे कोचिंग, तो याद रखिएगा आप उसे तो यही कहेंगे नहीं नहीं उसने बावलेपन की बात करी, हमें नहीं ना, जो आईएएस को पढ़ा रहा वो आईएएस नहीं है। तो आप अपने काम पर अपनी जगह पर हैं, मैं अपनी जगह पर हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये फ्लैट, अब वो आप कहेंगे ठीक है जी मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ, तो वो कहेगा फिर मैं क्या दूँ? उनसे कहते ना सर 2 कार चाहिए मुझे और 1 फ्लैट चाहिए, और ये तीनों चीज़ आप पर आ गई, यस और नो। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या हैं, आप बेसिकली इस बाकी ऊर्जा को तब्दील कर रहे हैं इनटू न्यू थिंग। आप जिस चीज़ के पास, जो चीज़ ऑलरेडी किसी के पास है, उसे अगर आप ले रहे हैं तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसी ऊर्जा दे रहे हैं कि वह अपनी ऊर्जा को फैलाता हुआ एक बड़े लेवल पर पहुंच जाए और पिछले लेवल पर जो उसके पास है वो रिवार्ड की तरह हमें दे जाए। लेकिन कई बार इस कॉन्सेप्ट को ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझता। वो किसी 999 रुपये की क्लास करके वो एक ही बात कहेगा, सर मुझे आज बताया गया कि 4 बजे से उठकर ये कह दो आई एम अर्निंग मनी, आई एम मेकिंग मनी, आई एम मेकिंग मनी। भाई साहब एक बात बताऊं, अगर किसी मदर के बच्चे की तबीयत ख़राब है ना, वो सिर्फ 4 बजे उठकर नहीं एफर्ट करती कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, वो 24/7 रहती है।
कोलैप्सिंग द वेव का पहला तो रूल है कि आप 24/7 उस रोल में रहिए। अब सवाल उठता है कि अब इसको कैसे करें। इज़ दैट राइट? नाउ हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ें। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, वह आपका ब्रेन है। जब आप पैदा होते हैं आपके ब्रेन में 86 बिलियन ब्रेन सेल्स होती है। और इन ब्रेन सेल्स की खास बात ये होती है कि इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ये कभी भी गलत मूड पर ऊपर नीचे हो जाते हैं, अच्छे मूड पर ये अच्छा काम करते हैं। तो ये ब्रेन सेल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी। इन ब्रेन सेल की खास बात यह है कि ये आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को अपने एक सुपर पार्ट को बताती है। आपके ब्रेन के अंदर एक सुपर पार्ट है, और जो सुपर पार्ट बेसिकली आपकी सेंसेस को, जो सेंसेस आपकी 10 सेंस हैं, 5 बाहर हैं, विजुअल, साउंड यानी कि देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना और फील करना, और यही 10 के 10 अंदर हैं। अंदर की इमेज है, अंदर की साउंड है, अंदर की टेस्ट है, अंदर की स्मेल है और अंदर की फीलिंग है। इन 10 सेंसेस को ये पार्ट बेसिकली सुपर पार्ट, जिस दिन ये 10 की 10 सेंसेस को कंट्रोल कर लेगा, उस दिन आपकी 100% एनर्जी, चाहे वो बाहरी वर्ल्ड में है और चाहे इंटरनल वर्ल्ड में है, वो पूरी तरह से एक रूपता में आ जाएगी। एक रूपता का मतलब है कॉन्ग्रुएंस। और बाहर की दुनिया में आप क्या करते हैं कि बाहर की दुनिया में आप अचानक अपने गोल्स की तरफ या उस ऑब्जेक्ट की तरफ या उस मैटर की तरफ चलना शुरू कर देंगे जिसे आप बनाना चाहते हैं। और बाहर की दुनिया में अचानक आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको एडवर्टीजमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा और आपको अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। और इंटरनल वर्ल्ड में आपका मोटिवेशन बना रहेगा। इतना ही नहीं, अंदर की जो सेंसेस हैं वह एक तरह से सिंक्रोनाइज कर लेंगे अपने आप को। जो यूनिवर्सल एनर्जी है, आप कहेंगे ये यूनिवर्सल एनर्जी क्या है, आप समझने की कोशिश करिएगा। आप यूँ समझिए कि अभी आपने क्या पढ़ा कि ये एक मैटर था, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम, एटम ये है, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है। आप यूँ समझिए कि ये 4 भी हो सकते हैं, ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ये मोहन का हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ये मेरा हो सकता है, ये आपका हो सकता है, किसी और का, ये किसी और का। खास बात ये रहेगी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बन गए तो क्या इनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बड़ा हो जाएगा, ये एटम बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल यही यूनिवर्स के साथ है। आप यूनिवर्स को एक एटम मानिए, यूनिवर्स को एक एटम मानिए थोड़ी देर के लिए, और उसमें ये मकान मोहन का है, ये सोहन का है, ये मेरा है, ये आपका है, ये कार मोहन की है, ये मेरी है, ये आपकी है, ये किसी और की, ठीक है ना। जैसे ही ये मैटर बनता जा रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग बन गई, यहाँ पर एक नगर बन गया, यहाँ पर कुछ और बन गया, यहाँ सड़कें बन गई, तो हम ये सब कहाँ से लेते जा रहे हैं? इस यूनिवर्स की रॉ मटेरियल से। और रॉ मटेरियल यूनिवर्स के पास किस रूप में पड़ा? प्रकृति, प्रकृति, कृति से पहले। और कौन आता है यहाँ पर? एक्स आता है, वो अपना एक यहाँ पर मकान बना लेता है। वाई आता है, वो एक कार खरीद लेता है। जेड आता है, वो कुछ नई चीज़ आईफोन बना देता है। और ये बढ़ता जा रहा है, और जैसे ये भरेगा, याद रखेगा, ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो जाता है। तो और ये जो ऊर्जा जो एटम में थी वही यहाँ पर है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये जो ऑब्जर्वर है, एक आदमी ने इतना बड़ा मकान, शहर बसा दिया, एक आदमी पे छोटी सी दुकान खुली, तो इसमें क्या दोनों की किस्मत की बात है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ऑब्जर्वर कितना ऑब्जर्व कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये ऑब्जर्व कितना कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्जर्वर कौन ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा? यानी कि दृष्टा, जो दृष्टि रखेगा, उसका क्या है? वो जो आदमी है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ये तुम हो, तुम कितने अंदर से बड़े हो
उतना ही बड़ा तुम ऑब्जर्व देखो करोगे। यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा, ये एक लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का आयरन का रोड टुकड़ा पड़ा है जिस पर जंग लगा पड़ा है, ये रस्टेड है और इस सड़क के किनारे पड़ा है और आप गाड़ी से जा रहे हो, 1 किलो का है मान लेते हैं। आप इसको उठाने के लिए गाड़ी रोकेंगे अपनी मर्सिडीज? आप कहेंगे नो, क्योंकि आपकी निगाहों में इसकी वैल्यू क्या है? 0। लेकिन एक बच्चा आएगा वहाँ पर जो कबाड़ लेता है और वो इसे उठा लेगा और बेच के चले आएगा, कितने में? इसको 2 रुपये मिलेंगे। लेकिन जिसने 2 रुपये दिए हैं, वो कौन है? वो कबाड़ी आदमी है। वो इसमें क्या देख रहा है कि उसका 5 रुपये का बिक जाएगा। तो वो कॉस्ट कितनी दे रहा है वो आदमी? वो कॉस्ट दे रहा है 2 रुपये की, लेकिन वैल्यू देख रहा है उसमें 5 रुपये की। अब एक आदमी आएगा जो कंपनी का स्क्रैप लेता है, कंपनी के लिए स्क्रैप ढूंढ रहा है, वो कहेगा यार ये 1 किलो का है, इसके मैं 20 रुपये दे देता हूँ इस आदमी को, या 5 रुपये देता हूँ, अभी तो चूँकि 5 की बात है, मैं इसे 5 रुपये देता हूँ क्योंकि मैं इसे फैक्ट्री वाले को 20 रुपये का बेच दूँगा। तो वो 5 रुपये कॉस्ट दे रहा है, जबकि वैल्यू लेगा 20 रुपये की। आपके लिए 0 था। अब कंपनी वाला इसे क्यों खरीद रहा है? वो कह रहा है ठीक है मैं 20 रुपये का इसे ले लेता हूँ क्योंकि मैं इसे 110 रुपये का बढ़िया लोहा बना के बेच दूंगा। तो वो कितनी कॉस्ट दे रहा है? 20 रुपये। वैल्यू कितनी है उसके दिमाग के अंदर? 110। वो इतना यहाँ तक जा रहा है। यहीं पर मान लेते हैं एक आदमी है, वो एक लोहे के चाकू बनाता है किचन के, एक बन जाता है 20-30 ग्राम में, ठीक है ना। तो इसमें से मान ले से वो 50 चाकू निकाल रहा है और एक चाकू 30 रुपये का है, तो 1500 रुपये। तो वो कंपनी वाले को कितने देगा? 110 रुपये। ये उसकी कॉस्ट होगी, लेकिन वो वैल्यू कितनी कमा लेगा? 1500 रुपये की। लेकिन वही 110 रुपये में मान लेते हैं एक कार का कंपनी वाला है, ठीक है ना, वो कहता है यार मैं इसमें कार का एक बहुत बढ़िया पार्ट बनाऊंगा जो इंजन में लगता है, तो वो इसे कितने देगा? 110 रुपये। और कमा कितने लेगा? 15,000 रुपये। वहीं पर मैं कहता हूँ रोलेक्स कंपनी का मालिक है, वो इसके कितने देगा? 110 रुपये कॉस्ट दे दी, इसे वो रिफाइन करके वो 110 रुपये और लगा देगा, और वो 220 रुपये में मान लेते हैं रोलेक्स के स्प्रिंग बना दे, और वो 1000 स्प्रिंग बन गए, ठीक है ना। और रोलेक्स कंपनी में लग गया तो ये कम कम 1 करोड़ रुपए का हो गया। लोहा कितना था? 1 किलो। तो 1 किलो लोहे को हर आदमी ने अपनी निगाहों से देखा। आपके लिए 0 था, उस बच्चे के लिए 2 रुपये का था, उसके लिए 5 रुपये का था, उसके लिए 20 का था, उसके लिए 110 का था, और हर एक आदमी ने अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट दिया है। अब यहाँ आपको ऑब्जर्वर इफेक्ट क्लियर हो गया कि हर जगह पर मान लेते हैं जिस कॉलोनी में मैं खड़ा हूँ, यह एक बिल्डर ने लिया, 7 एकड़ का है, वहाँ पर उसने मकान बना दिए और बेच दिए, ठीक है ना, वो इतना ही था। लेकिन अगर यहाँ पर रतन टाटा होता तो क्या है, वो यही कॉलोनी बसाता? ऐसी नहीं, वो कुछ अलग बनाता, क्योंकि उसका ये ऑब्जर्वर इफेक्ट इस वाले बिल्डर से अलग था। लेकिन यही प्लॉट यहीं का यहीं किसी और मिजरेबल आदमी को मिल जाता, वो पता चला इसे और ख़राब कर देता। बिल्डिंग मेरे बगल में बहुत सारी बिल्डिंग खड़ी, बसी नहीं अब तक 15 साल हो गए, क्योंकि उनका ऑब्जर्वर इफेक्ट बहुत छोटा था। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जर्वर इफेक्ट के लिए अगर आप दृष्टा प्रभाव को बढ़िया करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी सेल्फ वर्थ क्या है। सबसे पहली वर्ड लीजिएगा, सेल्फ वर्थ। तो अगर आप अट्रैक्ट किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो पहले ये देखें कि आप अट्रैक्ट करने के लिए आपकी वर्थ क्या है, वरना वो चीज़ आपके लिए बर्डनसम बन जाएगी। मेरे बगल में, इस कॉलोनी के बगल में बहुत सारे प्लॉट पड़े हैं, 15 मंजिले मकान बने पड़े हैं, ठीक है ना, काई लगी पड़ी है, ना किसी में खिड़की आने में, किसी में प्रॉपर स्ट्रक्चर पूरा हुआ है। कितने दिन हो गए? 15 साल। क्यों? बिकॉज याद रखिएगा, उनकी सेल्फ वर्थ इतनी थी कि वो यहाँ से पैसा लेकर भागना था उनको, तो वो उनकी सेल्फ वर्थ छोटी थी। इस आदमी ने जो बनाया उसकी इतनी थी, लेकिन यहाँ पर कोई और रतन टाटा आ जाते तो उनकी इतनी थी। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में जिसने जो भी उसकी वर्थ थी उसके अनुसार चीज़ों को बड़ा कर लिया। तो आप कह सकते हैं ना कि राम वर्मा आप पे बात ज़्यादा तो पैसा है नहीं, तो मैं कहूँगा भाई मेरी वर्थ इतनी रही हुए थे, क्योंकि मेरे पास भी तो पास के बिलीफ और उतना ही तो है, ठीक है ना। या फिर हो सकता है कि मेरी वैल्यू कहीं और लग रही हो, मैं किसी और एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देख रहे हो। जबकि आप ये भी देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी एनर्जी को मेटेरियलाइज कर दिया लोगों की लाइफ बदलने में, या उनको बढ़िया बीमारी ठीक करने में। इज़ दैट राइट?
तो हर आदमी अपने अपनी सेल्फ वर्थ के अनुसार अपने ऑब्जर्वर इफेक्ट को बढ़ाएगा। लेकिन एक बात यह है, उस लोहे के टुकड़े को आप जैसा चाहते थे वैसा बना सकते थे, बस आपको लोहे के टुकड़े पर नज़र नहीं रखनी थी, आपको अपने ऊपर नज़र रखनी थी। इस बात को मान गए, यस और नो। इसका मतलब है कि जो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरी लाइफ में, अगर आप ये कहते हैं मेरी लाइफ में कार अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है आपकी सेल्फ वर्थ कार के लिए नहीं है, साइकिल के लिए है। ठीक है ना, साइकिल आ जाएगी, स्कूटी आ जाएगी। अगर आप ये कह रहे हैं मैं सेहत को अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपने सेल्फ वर्थ को सेहत के लिए खो रखा, बीमारी के लिए बना रखा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई बढ़िया सोलमेट मुझे नहीं मिल रहा, इसका मतलब सिंपल सी बात समझिए ना, वो और को क्यों मिल रहा, क्योंकि उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ उससे ऐसी है। गो टू माई पॉइंट। तो लोहे के टुकड़ा तय नहीं करेगा कि मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा, ये तय करेगा कि ये टुकड़ा किसके पास जाकर कैसा फील करेगा। ठीक है ना। लेकिन कमाल की बात है कि इसमें संभावनाएं सारी छुपी पड़ी हैं, यानी कि इसमें भी संभावना छुपी पड़ी है जिसको हम प्रकृति कहते हैं, और आपके पुरुष में भी, क्रिएटर में भी पूरी संभावनाएं, यहाँ पर भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस प्रकृति में भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, और यहाँ पर भी अनलिमिटेड है। अगर यहाँ लिमिटेड कर दिया आपने, कहीं भी आपने, अगर कहीं पर भी लिमिटेड कर दिया आपने, दूसरा अपने आप फिर उसमें कर ही नहीं पाएंगे। अगर यहाँ लिमिटेड होती, मैं कहता हूँ यहाँ पर नाइट्रोजन मिलता और एक आयरन मिलता, तो आप कितनी चीज़ बना लेते? प्लास्टिक बना लेते क्या? दवाइयाँ बना लेते क्या? यू जस्ट इमेजिन एवरीथिंग इज देयर। और कमाल की बात है, अद्वैत सिद्धांत में लिखा है कि तुम एक बार कल्पना करो, सब चीज़ें यहाँ बननी शुरू हो जाएंगी। पता नहीं प्रकृति क्यों बना रही है। ठीक है ना, उसे अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अद्वैत सिद्धांत का मतलब है कि जो ये एटम था, एटम के अंदर ये पार्टिकल है, अब तो समझ गए ना, ये जो पार्टिकल है ये इस ऊर्जा का बना हुआ है, और इस ऊर्जा में भी पार्टिकल छुपे हुए हैं। यानी कि इस यूनिवर्स में एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा में सब कुछ छुपा है, और सब कुछ में ऊर्जा घूम रही है। यानी कि इस समय मैं ऊर्जा के अंदर खड़ा हूं और मेरे अंदर ऊर्जा घूम रही है। सो यूनिवर्सल एनर्जी की खास बात क्या है? इट permeates everything, it penetrates everything, it is everywhere, it is the raw material of everything, and everything is there inside this energy. कमाल की बात है कि और इस ऊर्जा में एक थॉट है, नीम का पेड़ कड़वाई होगा, आम का पेड़ ऐसा होगा, कीकर के पेड़ पे कांटे लगेंगे। ठीक है ना, इसमें एक थॉट भी है, लेकिन उसमें एक अद्वैत सिद्धांत में लिखा है। लेकिन इस ऊर्जा को याद रखिएगा, एक क्रिएटर, एक पुरुष जो है, एक क्रिएटर है, अपना थॉट दे सकता है कि आज से मैं लोगों के लिए एक बढ़िया सा वेलनेस सेंटर खोलूँगा। जगह नहीं, कोई बात नहीं, गांव में जाता हूँ, एक टूटा हुआ मकान देखता हूँ किसी का जो बेकार है, उसी में शुरू करता हूँ। एक बोर्ड लगा देता हूँ रास्ते में, यहाँ पर मैं आपको मेडिटेशन कराऊँगा। बन गया ना थॉट। सडनली एक कार पता चला आपके पास खड़ी है, विद इन 1 मंथ होगी ना क्रिएशन शुरू। कोलैप्स कर दिया ना आपने एनर्जी को। अब ये आपके ऊपर है कि अब आप इस सेंटर को बंद करेंगे शाम को दारू पीकर, या फिर अगले 1 साल में इसे 100 लोगों का मेडिटेशन सेंटर बना देंगे, और 5 साल में ऐसे 5 सेंटर खोल देंगे या 10 सेंटर खोल देंगे। याद रखिएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सेंटर पे कि आप पे। आप कहेंगे मुझ पर, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। लेकिन मुझ पर कैसे होगा? नंबर 1 पहला काम है, जब भी आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करें, सेल्फ वर्थ पर काम करें। सेल्फ वर्थ पर काम करने के लिए अपने पास्ट में जाएं, और अगर कहीं वहाँ पर छोटा बच्चा रो रहा है तो उस बच्चे को पूरी तरह से खुश करें। ठीक है ना, यहाँ पर NLP सीख सकते हैं आप, उस चाइल्ड को खुश करें। ठीक है ना। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ इमोशनल घाव पड़े हैं, तो भैया लोगों को फॉरगिव करें और किसी से अपनी क्षमा मांग लें, और घटनाओं को फॉरगिव करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना। एक काम और भी करें कि अब आगे बढ़ने के लिए मैं 10 मिनट और पढ़ाऊँगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, RAS फैक्टर।
और उसके बाद मैं RAS फैक्टर पढ़ा के यहीं रोकूंगा और अगले कोर्स में इसका सेकंड पार्ट होगा कि अब मैं RAS फैक्टर से अपने गोल तक कैसे पहुंचूं। इज़ दैट राइट? वह फिर 1-2 घंटे का प्रोग्राम होगा। मेरी कोई भी वीडियो अब यहाँ पर आएगी जो कोर्स के रूप में आएगी, ठीक है? क्योंकि राम वर्मा पे आप देख रहे हैं मैं वेलनेस पर हूँ कम्प्लीटली। यहाँ पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी, रिश्ते, ठीक है ना, पेरेंटिंग, अब इनके ऊपर ही बोलना पड़ेगा ना। तो RAS फैक्टर को समझ लो। RAS फैक्टर बेसिकली आपकी 10 सेंसेस को गाइड करता है टुवर्ड्स योर गोल। गोल क्या है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो? एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे एक मेंटोर कहा करते थे, आप कभी अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते, आप कभी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करते। तो मैं चौंक गया। अगला सेंटेंस था, बल्कि आपके लक्ष्य आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। यही तो प्यार में भी होता है, सोलमेट। तुम नहीं उसे अट्रैक्ट करते, वो तुम्हें अट्रैक्ट कर लेता है। तुम उसकी तरफ खिंचना शुरू हो जाते हो और अपने आप को क्वालिफाई करने लगते हो। ये आदमी मुझे मिलना, ये इंसान मुझे मिलना चाहिए, ये लड़का मुझे मिला, ये लड़की मुझे मिलनी चाहिए, है ना? और फिर अब क्या करते हो? धीरे से, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई टॉक टू यू? यस, कैन वी मीट? हाँ। और जब मिलने जाते हो, कैजुअली जाते हो या पूरी मेहनत करते हो? पूरी मेहनत करते हो ना। क्यों? बिकॉज उसने तुम्हें खींच लिया है। अगर वह गोल तुम्हें नहीं खींच रहा है तो याद रखिएगा, अभी रिश्ता नहीं बना। रिश्ता तो बन चुका है, अभी लॉ ऑफ रिसीविंग वगैरह मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इसी तरह से अगर उस कार ने आपको अपनी तरफ नहीं खींचा तो आपके पास जो है, आपके RAS में वाई नहीं पड़ा। अगर किसी अपॉर्चुनिटी ने आपको अपनी तरफ नहीं खींचा तो इसका मतलब है कि उस अपॉर्चुनिटी की जो इमेज है आपके अंदर में वो बहुत अच्छी नहीं है। हर आदमी आपको खींच लेता है अपनी तरफ, बहुत सारे आपको रिपेल भी तो करते हैं ना। हर लड़की, हर लड़का आपको अपनी तरफ खींच लेता है, हर पुरुष आपको अपनी तरफ, हर महिला अपना नहीं। यस और नो? तो अगर जो नहीं खींच रहे हैं उनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में? नहीं। तो अगर आपका गोल आपको अपनी तरफ नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब है एक चीज़ मरा पड़ा है, वह है भाव। यानी कि उसको पाने का भाव आपके पास नहीं है। और जब आपके पास नहीं होता है भाव तो इसको हम कहते हैं अभाव। यानी कि इस समय आपको, मान लेते हैं कार चाहिए, कार का अभाव नहीं है आपके पास, असलियत में कार को पाने का जो भाव होना चाहिए था वह नहीं है। जब आप कहते हैं मुझे एक मित्र का अभाव है, मित्र का अभाव नहीं है। मित्र तो घूम रहे हैं और आपके सारे ट्यूनिंग में आने वाले भी हैं, लेकिन आपके पास उस मित्र को पाने के लिए जो इमोशन या भाव या खिंचाव होना चाहिए था वो नहीं है। जब आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव नहीं है। पैसे को प्राप्त करने के लिए जो इमोशन, जो पावर आपको चाहिए थी वह मिसिंग है, वह कारण, वह रीज़न मिसिंग है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सेहत का अभाव है तो आपके पास सेहत का अभाव नहीं है। असलियत में आपके पास सेहत को पाने के लिए जो कारण होने चाहिए थे कि मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है, ये प्रूव हो चुका है कि उन लोगों ने कैंसर ठीक कर लिया जिनके पास कारण था कि मुझे इस बच्चे को बड़ा करना है। भाई साहब, मेरे पास नहीं है मरने का मौका, और वो अचानक अपने कैंसर को ठीक कर गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रेडिकल रेमिशन के नाम किताब की पढ़ लेना, उसमें उन्हीं लोगों के इंटरव्यू है जिन्होंने अपने कैंसर को हरा दिया बगैर दवाई के, जिन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, छोड़ के भाग गए अस्पताल। ये कहानी मेरी मन गढ़ंत नहीं है। जब भी आप ये कह रहे हैं मुझे, मेरे पास किसी अवसर का अभाव है, अवसर का अभाव नहीं, अवसर तो हैं, घूम रहे हैं सब। जिस जगह पर तुम ये कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वहां तो लोग नोट कमा के चले गए, वहां से तो ठेला लगा के बना के चला गया। सूरत में मैंने देखा एक ठेला सैटरडे संडे को 1 लाख रुपए कमा के चला जाता है। वहीं हमारे कई बार हमारे गांव के आसपास के लोग कहते हैं मुझे किसी तरह से 20,000 की नौकरी मिल जा रही है। भाई 24,000 में तू क्या करेगा? वो 2.5 घंटे में शाम को सूरत में एक ठेला वाला कमा लेता है, बढ़िया अपने परिवार के आदमी कर लेते। बिकॉज उनका ऑब्जर्वर इफेक्ट अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है।
हम जो कुछ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा ऑब्जर्वर इफेक्ट में अब सवाल उठता है कि याद रखिएगा अभाव को समझने की कोशिश करिएगा। इसे आपके पास अवसरों का अभाव नहीं है, उन अवसरों को पाने के लिए जो भाव चाहिए थे, जो इमोशन चाहिए थी, जो उतावलापन चाहिए था, जो दीवानापन चाहिए था, वो मरा पड़ा है। फिर आप कह रहे मुझे अवसर नहीं मिले, मुझे कोई सोलमेट नहीं मिला। दूसरों को क्यों मिल गया? उनके बाद भाव थे। तो याद रखिएगा भाव पैदा करिए, अभाव खत्म हो जाएगा। RAS को समझाता हूँ 5 मिनट में। हमारा ये ब्रेन है, यहाँ पर हमारे ब्रेन के पास एक स्पेशल पार्ट है, उसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसको RAS है, कभी भी गूगल कर लीजिएगा। जैसे ये किसी लक्ष्य के लिए प्रोग्राम हो गया, किसी भी लक्ष्य के लिए, किसी वस्तु, किसी लक्ष्य मान लेते हैं, किसी लक्ष्य के लिए अगर ये RAS पार्ट जो है ये अगर प्रोग्राम हो गया तो ये क्या करेगा? तो ये आपकी 100% ऊर्जा, एनर्जी प्लस सेंसेस, उनको आपके लक्ष्य के लिए लगा देगा। यानी कि ये बेसिकली मास्टर अचीवर सिस्टम है। तो आपको अगर किसी चीज़ को पाना है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी, पैसा है, आदमी है, चाहे वो सेहत है, तो आपको क्या काम करना होगा? आपको अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करना होगा। और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी पूरी एनर्जी को, जिसमें आपके पास 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, जिसमें आपके पास करीब 23,000 जीन्स हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपके पास 60 ट्रिलियन सेल तो हो गई, ठीक है ना, जहाँ आपके पास 86 बिलियन माइंड सेल्स हैं, जहाँ पर आपके पास 16 बिलियन ब्लड कैपिलरीज हैं, जहाँ पर आपके पास 656 से ज़्यादा मसल्स हैं, ठीक है ना, इन सब को एक रूपता में लगाकर वह आपकी सारी ऊर्जा को आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। और ये लक्ष्य ऐसा लगेगा, ये लक्ष्य जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा यह आपको नहीं बैठने देगा, क्योंकि ये और आपका लक्ष्य एक हो गया है। याद रखिएगा, जिस दिन योर RAS एंड योर गोल becomes one, law of attraction is completed। अब उस वस्तु का आना बाकी है, काम तो हो चुका, प्रोग्राम कर दो यहां पर सेहत के लिए बस। अब ये तो है नहीं कि करते ही एकदम मोटापा घटेगा, एकदम तो घटना भी नहीं चाहिए, खराब हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा बस अब स्लिम होना शुरू हो गए पैसे के लिए। बस आज से जो भी करोगे पैसे की तरफ ही बढ़ोगे, जो भी आप चाहते हो उसकी तरफ आपकी डायरेक्शन हो चुकी है। दिल्ली से आपको जयपुर जाना था, आप ट्रेन में बैठ चुके, खत्म बात। 3 घंटे में नहीं तो 4 घंटे में पहुंचेंगे तो जयपुर ही। लेकिन अगर ये तय नहीं हुआ तो, अगर आपका RAS प्रोग्राम नहीं हुआ तो आप गलती से क्या बैठेंगे, यार बढ़िया ट्रेन तो ये है, जाना था जयपुर में, यार ट्रेन बढ़िया वो है, और उसमें देखो अमिताभ बच्चन भी बैठा है, जा रही थी वो गुवाहाटी। कहाँ चली गई? आप गुवाहाटी में चले गए। क्यों? क्योंकि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं तो जाना कहाँ है। या फिर आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जयपुर के लिए तैयार ही नहीं था, आप जयपुर की ट्रेन में बैठ गए पर उसमें AC नहीं, आप उतर गए, अरे उसमें AC नहीं था। अरे भाई AC नहीं है प्रॉब्लम यह है कि जयपुर के लिए, इस गोल के लिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और आपका जयपुर जाने का गोल क्या एक हुआ है? अगर एक नहीं हुआ तो सुबह 4 बजे उठ जाना, या कोई और ब्रह्म मुहूर्त है उठ जाना, कुछ नहीं होने का, अदरवाइज मत लीजिएगा। और अगर एक बार दिल पर आ गई तो आ गई, बस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। तो आगे का काम क्या है सर, से जल्दी से बता दो, हाउ टू प्रोग्राम इट।
और यहीं पर मेरी NLP आती है जो मैं अब आपको सिखाऊंगा। अगली वीडियो का इंतजार करना। धन्यवाद।